नमस्कार साथियों, एक बार फिर जैसा मैंने अभी फेसबुक पर अपने लिखा है कि मैं आऊँगा 7:15 बजे, तो पुनः एक विशिष्ट मुद्दे पर बात के लिए आपके सामने मैं लाइव हो गया हूँ। और जैसा कि कल आपने देखा होगा कि फेसबुक लाइव का जो निमित्त था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पर, यानी शताब्दी वर्ष जो चलने वाला है अगले माह से, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी कल और आज 2 दिन का भाषण देना था। कल के भाषण पर हमने कुछ बातें की थी। आज पुनः 5:30 बजे से साथियों उनके भाषण का द्वितीय अंश था, जैसा उन्होंने कल कहा था। तो मुझे लगा कि आज के भाषण का द्वितीय अंश जो हमने लाइव सुना, लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, उस पर भी कुछ बातें अपनी तरफ से बोलना जरूरी है। तब मेरा कल और आज दोनों मिला के मैं इस देश के सक्रिय 100 वर्ष तक निरंतर सतत चलने वाले एक विशाल संगठन के मुखिया के मुख से जो बातें सुनी, एक अध्यापक, एक व्यक्ति, एक व्यष्टि, एक भारतीय और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम उसकी एनालिसिस पूर्ण करें। क्योंकि संघ प्रमुख ने कहा कि केवल मेरे कहने से मत मानिए, स्वयं मंथन कीजिए। तो जितनी सारी बातें कल उन्होंने कहा वो राष्ट्र की एकता से ओतप्रोत था, उस पर मैंने कल बातें कही। और आज उन्होंने कुछ संकल्प किया आने वाले 100 वर्ष के लिए, आने वाले और समय के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान जो बनाया, उस पर कुछ सार्थक बातें की। और साथियों, एक बात है कि अच्छी बातें कहीं से भी मिले, कहीं भी मिले, उसको लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अध्यापक हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, मुझे तो ये करते ही रहना चाहिए। और उस करते रहने में अगर संघ प्रमुख के सारे बयानों पर मेरे ऊपर कर्तव्य बोध के तहत फिट होता है तो मुझे स्वीकार है। यही उन्होंने कहने का प्रयास किया कि यह संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई एक का संगठन नहीं है, सभी का है। बल्कि आज तो उन्होंने विश्व के अनेक देशों में संघ की उपादेयता और उपयोगिता पर बल दिया। तो सभी को नमस्कार। अनिल पांडे जी जुड़ गए हैं, स्वागत है। जो भी जुड़े थोड़े बहुत मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन आज चूंकि आज आखिरी था, कल वो प्रश्नों को लेंगे तो कल का कोई बात नहीं है। लेकिन कल मैंने थोड़ी बात बोली, थोड़ी बात बोलकर मैं आज अपनी बात को विराम दूंगा साथियों। कि आज का जो मुख्य विषय था उनका, वो था कि संघ के आने वाले वर्षों में भारत की दृष्टि से, चरित्र निर्माण की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से क्या करना चाहिए, उसके उन्होंने सूत्र दिए। और दूसरा उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है और धर्म सार्वभौमिक है। हमारा धर्म, भारत जो बात बोलता है वो सार्वभौमिक है, वो कर्तव्य बोध वाला है जो सभी पर फिट बैठता है। हमारा धर्म सर्वसमावेशी है, ये उन्होंने प्रमुख रूप से बोला, विश्व को मैसेज दिया और कहा, आमंत्रित किया कि आइए संघ को जानिए। यानी धर्म, पंथ, जाति, समुदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबसे परे अगर एक समाज बड़ा बनाना है तो उसकी परिकल्पना का उन्होंने खाका खींचा। और तीसरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला, जिस पर मैं बात बोलूंगा, स्व जब बोध है जो आने उन्होंने अपने कार्यक्रमों में, उसमें स्व में एक बात अच्छी बात बोली कि स्वभाषा, स्वभूषा, भजन, भोजन, भवन
और भ्रमण, ये सब अगर इकोनॉमिक वेरिएबल के रूप में हम लें, और मुझे आनंद आया साथियों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ों को लेकर मैं अपने मन से स्वयं अभी अभी, जिसका अगले माह में लोकार्पण कर सकता हूं, संस्कृति और स्वदेशी अर्थनीति पर हमने काम किया, और एक छोटी पुस्तिका के प्रकाशन पर मैंने काम करके उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। शायद अगले माह के अंत तक वो आ जाएगा। उसमें स्व का बोध उसमें भी था। वो बात आज संघ प्रमुख के मुख से सुन के मुझे आनंद आया कि मैं जो काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं से एक दिशा देने वाला बन सकता है। साथियों, आज का जो भाषण था संघ प्रमुख का, वो बेहद एक, जो कहते हैं ना कि एक बड़े बुजुर्ग गार्जियन, ऋषि, दिशा निर्देशक, समाज को सही रास्ते पहुंचाने वाले एक व्यक्तित्व का भाषण था, जो राष्ट्र को ही नहीं विश्व को संबोधित कर रहा था, जो राष्ट्र के बुराइयों से दुखी नहीं था, विश्व की बुराइयों से दुखी था, जो अपने निहित, अपने ही जाति, अपने ही समुदाय की बात नहीं कर रहा था, विश्व के कल्याण की बात कर रहा था। ऐसा संदेश जिसको कह रहा था कि हर व्यक्ति को सोचना होगा, ऐसे व्यक्ति का भाषण सुनकर भला मेरे मन में एक उत्कंठा क्यों नहीं आएगी। साथियों, मुख्य रूप से जो मैं आया हूं वो आया हूं कि आज जो 100 वर्ष का इतिहास था, उन्होंने कल बोला, आज भी बोला, उन्होंने कहा कि संघ का 100 वर्ष का इतिहास कैसे संघर्षों से चला, सभी का कैसे योगदान रहा, कैसे हर व्यक्ति ने योगदान किया, और कैसे स्वयं सेवकों ने इसका विस्तार दिया, जिसकी वजह से संघ है। लेकिन उन्होंने आने वाले समय के लिए जो सभी का आह्वान किया है, जो अच्छी बातों को सोचता है वो एक साथ आने का आह्वान किया है, उसके लिए उन्होंने एक मिशन की बात कही। वो मिशन है पंच परिवर्तन। उन्होंने उसका विस्तार से बात किया, और इसीलिए मैं आया हूं कि अपनी दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने जो विस्तार से बात किया वो तो पूरी दुनिया सुन ही रही है, जरूरी नहीं कि हम रिपीट करें, लेकिन उनका एक बात हर व्यक्ति को ही अपने अनुकूल उसका मनन मंथन करना ही होगा। इसलिए मैं दायित्व बोध के तहत मैं इस बात को करने आ रहा हूं, उन्हीं का आह्वान है। यानी पंच परिवर्तन आने वाले समय के लिए संघ का एक मिशन है, जो कि धर्म, अनुशासन, सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय सेवा के मूल्य संकल्पों पर खड़ा संघ का एक प्रमुख कार्यक्रम बनने जा रहा है आने वाले समय में। और भारत में मूल्य आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण, संघ प्रमुख उससे बड़े चिंतित दिख रहे थे, और हम सभी को चिंतित होना चाहिए, सभी को चिंतित होना चाहिए। अगर मूल्य का गिरावट इस देश में होगा तो सभी का चिंता लाजमी है। संघ प्रमुख की अकेले की चिंता नहीं, वो यही कहना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके सामने उस बात को रिपीट भी कर रहा हूं, और अपनी तरफ से कुछ बातें बोलना चाहता हूं, उन्हीं के श्रवण किए हुए शब्दों के आधार पर, कि भारत में मूल्य आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में अगर हमको आगे चलना है, तो आज जो उन्होंने बात कहा है, पंच परिवर्तन की दिशा में चलना होगा साथियों। और यही शताब्दी विस्तार है। 100 वर्ष से ही नहीं जीना है, अनेक वर्षों तक सतत चलना है। तो उसे चेष्टा कर रहे हैं कि संघ प्रमुख ने पंच परिवर्तन मिशन के रूप में शताब्दी विस्तार की बात कही, और 5 चीज जो उन्होंने आह्वान किया है, उस आह्वान का नतीजा है कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार तो है। हम लोग तो उनकी बातों को बड़ी सहजता से ले रहे हैं, करते हैं, कर भी रहे हैं,
लेकिन आज के भाषण के बाद हमें भी इसको दोहराना है। अब विषय क्या है? उन्होंने 5 विषय क्या दिया? सबसे बड़ा विषय दिया, बहुत सहज सरल, भारत के गरिमा, भारत के चरित्र और भारत के मूल्य के अनुसार ही दिया, कोई नया नहीं दिया। लेकिन चूंकि वो मूल्य लुप्त हो रहे हैं, इसलिए यह आने वाले समय का संघ विस्तार है। क्या है? पहला साथियों, कुटुंब प्रबोधन शब्द है। देखिए शब्दों का चयन संघ प्रमुख का। कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब क्या है? कुटुंब को आप इंडिविजुअली भी सोच सकते हैं और ग्लोबली भी सोच सकते हैं। इंडिविजुअली का कुटुंब हमारा परिवार हो सकता है, या हमारे मित्र हो सकते हैं, या हमारा समुदाय हो सकता है। और ग्लोबली का क्या मतलब है? वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। अब तथ्य को समझिए, मिशन को समझिए, दृष्टि को समझिए, भारत को समझिए, और सभी को समझना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि संघ प्रमुख जो बोले उसको श्रवण करके आधार पर मेरे जो उद्गार निकल रहे हैं वो यही है कि कुटुंब प्रबोधन का मतलब क्या है? कुटुंब का विस्तार, यानी सिर्फ आप निजी स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने लिए सोचें, अपने ही परिवार के लिए सोचें, अपने ही जात के लिए सोचें, यह नहीं है। यह देश का गौरव गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो कुटुंब प्रबोधन का मतलब है कि कैसे बाल्यकाल से, जड़ से ही कुटुंब के व्यापक अर्थ को समझा जाए, ताकि वसुदैव कुटुंबकम कोई बोलता है, हम लोग रोज सुनते हैं, उसका मूल अर्थ तो समझा जाए। यह पहला उन्होंने पंच परिवर्तन का संदेश दिया। योगिता जी का स्वागत है, अर्चना जी का स्वागत है। और परिभाषा क्या है इसका? हर परिवार को संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का केंद्र बनाना। मैं कह रहा हूं कि हमारा परिवार करता है, ये कोई अहम नहीं है, न कोई वहम है, ये तो सामान्य बात है। गरीब से गरीब भारत का परिवार इस चीज को जानता है साथियों। लेकिन उसका विघटन हो रहा है, जो चिंता का विषय है, जिससे चरित्र का अवमूल्यन हो रहा है और दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने संघ प्रमुख ने बहुत सारी न्यूज की बात की कि 100 न्यूज में 99 न्यूज बुराइयों का ही न्यूज है। भारत अच्छाइयों का देश है। और एक बात और बोला कि भारत में जितनी बुराई दिखाई जाती है मीडिया से, उससे 40 गुना अच्छाइयां मौजूद हैं, बस वो मौजूद लोग मिल नहीं रहे हैं। साथियों, मैं लाइव क्यों आता हूं? कि मैं फेसबुक का ये माध्यम आपसे सिर्फ और सिर्फ यह बात करता हूं कि सार्थकता और सकारात्मकता क्या होती है। मेरे मन का उद्गार है, मैं व्यक्त करता हूं। अच्छा हो बुरा हो उसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतने देर तक तो एक उदाहरण है कि मैं ये करता हूं। मुझे आत्मसंतोष भी मिलता है कि मैं अपने समय को, सार्थकता को पहचान कर इस मोबाइल का इस्तेमाल अनर्गल न करके सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सार्थक 100 वर्षों के एक बड़े संगठन के मुखिया को सुनकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सार्थक उपयोग है। तो पहला उन्होंने कुटुंब प्रबोधन जो कहा, वो हर परिवार को संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का केंद्र बनाने का लक्ष्य दिया। और तर्क क्या है उनके भाषण में? हमको क्या तर्क दिखा? यह दिखा कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की नींव है। हम अच्छे होंगे ना, हमारा परिवार, तो हमारे परिवार के इर्द गिर्द के लोग शायद हमसे प्रभावित हों, और एक से अनेक परिवार जुटेंगे, और ऐसे पूरा भारत का परिवार और तो विश्व के परिवार की कल्पना प्रमुख ने किया है। यानी हम अगर मजबूत है, हमारा परिवार संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के तहत, तो हम श्रेष्ठ हैं। ये पहला उन्होंने कुटुंब प्रबोधन का उन्होंने एक लक्ष्य दिया और कहा कि हर कुटुंब में हफ्ते में एक दिन हमें बैठना चाहिए साथ में। हम लोग तो रोज ही बैठने की बात करते हैं, शाम और सुबह,
चाय के साथ, भोजन के साथ, एक टेलीविज़न पर साथ देखिए, एक टेबल पर खाइए, एक चौकी पर खाइए, एक साथ अखबार पढ़िए। ये तो परंपरा थी ही। हम लोग तो इसको, भाई साहब जब थे तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते थे, सार्थक और लोकतांत्रिक बातें। तो उनका कहना कि चूंकि मूल्य लुप्त हो गए, परिवार विघटित हो गए, तो भैया आज कम से कम हफ्ते में एक दिन साथ खाइए, साथ बात कीजिए, साथ चिंतन कीजिए, उसमें बच्चे बूढ़े सब हों। यह आह्वान क्यों करना पड़ रहा है? ये तो सामान्य बात है। तो संघ प्रमुख के हिसाब से यह लग रहा है कि आह्वान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यह विघटित हो रहा है। तो पहला उन्होंने कहा कि हमें अब यह करना है। ये केवल संघ का काम नहीं है, ये भारत के हर भारतीयों का काम है कि भारत की परिवार मजबूत हो, संस्कृति, परंपरा और मूल्य बचा रहे। इसीलिए कुटुंब प्रबोधन एक मजबूत परिवार की नींव रखेगा, संस्कार की वापसी होगी। मोबाइल से बच्चे अनर्गल जो बात देखते हैं शायद उसमें कमी आए। हर माता पिता, हर लोग जो अलग अलग मोबाइलों पर लगे रहते हैं, उसमें कुछ समय ही तो कम से कम उसमें दूरियां बनेगी। और हम एक दूसरे के बारे में, जैसे हम भाई साहब के साथ बैठे हैं तो भाई साहब, आपको याद होगा कि हमने पिताजी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कई ऋषियों के बारे में हमने बात की। ये बातें होते रहना चाहिए। और मैं बोल क्यों रहा हूं, अगर हमारे घर के बच्चे बाहर हैं तो कम से कम कहीं के कुछ लोग इस चीज को सुने, श्रवण करें। श्रवण करने का भी एक मजबूत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर पड़ा तो मैं लाइव आया हूं। ये कुटुंब प्रबोधन पहला उन्होंने लक्ष्य रखा, पंच परिवर्तन का। और दूसरा साथियों, सामाजिक समरसता। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कठिन है भारत जैसे देश में आज के संदर्भ में समरसता खत्म हो रहा है। समरसता, समाज में एक प्रकार का रस हो, रस अच्छा होता है, सुस्वाद होता है। यानी हमारा जो परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। और हम जाति, धर्म, वर्ग भेद को मिटाकर सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करें। यह सामाजिक समरसता। और बड़ी अच्छी बात की, हमें तो लगा कि संघ प्रमुख बोलने में उसको जीता हूं। बिना कोई जात के, पात के, भेद के हमारे सारे मित्र हैं, हमारे सारे लोग हैं। हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारे परिवार में, हमारे घर में जो काम करता है उसका क्या जात है। हमारे मित्र जो काम करते हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उनके क्या जात, हम तो कभी सोचते ही नहीं। हम लोग ना अपने कक्षाओं में बच्चों से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। तो हमें आनंद आया कि ये बात हम लोग अभी जी रहे हैं, ये सभी को जीना है। यानी सामाजिक समरसता अर्थ है कि आप छोटा बड़ा का भेद मत कीजिए। आपके संस्थान में कोई चपरासी हो, कोई साफ करने वाला हो, कोई सफाई कर्मी हो, कोई माली हो, वो छोटा कार्य नहीं है, वो हमारे लिए बड़ा कार्य है। सुखद एहसास हो रहा है सफाई से, अच्छा ग्रीनरी दिख रहा है माली के काम से। छोटा बड़ा कार्य नहीं है। हमें कोई चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, तो वो हम बड़े नहीं हो गए। हम उसके साथ साझा चाय पानी सब करें, कंधे पर हाथ रख के उसका हालचाल पूछें। यानी जाति, धर्म, वर्ग भेद मिटाकर हम एक रस में जिए। यह सामाजिक समरसता है और इस सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करना है। भारत बटे नहीं। उन्होंने कहा कि कई लोग आए, भारत को लूटे, इसी समरसता के अभाव में बांट कर चल दिए। ये दूसरा उन्होंने दे दिया। और इसका तर्क क्या है, हमारी सोच है उसमें। संघ प्रमुख का कहने का अर्थ क्या है? भातृत्व की समानता। भाई है, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय में तो हमेशा वास करने चाहिए। जो है वर्तमान में, उनके साथ कैसे हम हट सकते हैं, कट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। भातृत्व की समानता का आदर्श। और यह केवल औपचारिक नहीं है, यह मूलतः स्वाभाविक होनी चाहिए। साथियों, संघ प्रमुख ने दूसरा पंच परिवर्तन का यह सीख दिया था जो हमें सबको सीखना चाहिए। और तीसरा जो आजकल उन्होंने कहा, यह आम हो गया, बड़ा सरल है क्योंकि सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। तीसरा उन्होंने जो सूत्र दिया वो दिया,
पर्यावरण का संरक्षण के और संवर्धन पर्यावरण चिंता का विषय है। हम सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पहले पर्यावरण को इकोनॉमिक्स का विषय नहीं मानते थे, अब तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स विषय हो गया। सोशल सेक्टर के साथ एनवायरनमेंट जुड़ गया। हमें मालूम है कि ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर था, वो मेन इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, स्वास्थ्य हमारा हानि हो रहा है, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संकट आर्थिक संकट है। इसलिए तीसरा उन्होंने पंच परिवर्तन जो कहा, संघ प्रमुख ने आज आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य दिया है हर भारत के लोगों को, हर दुनिया के विश्व के लोगों को, वो कहा कि पर्यावरण संवेदनशील जीवन शैली और संरक्षण गतिविधियों को हमें दैनिक व्यवहार में उतारना होगा। यह कोई ओकेजनल नहीं है। हम वृक्ष को लगाएं तो बच्चों को सिखाएं कि रोज पानी देना है, रोज उसको बचाना है। यह परिवार जन जन का मुद्दा है और ये मन मन का मुद्दा है। ये राष्ट्रव्यापी व्यवहार हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तीसरा लक्ष्य दिया। और क्यों ऐसा कहा इसलिए कि संकट तो है, तो जागरूक नागरिक बनाने की तरफ संघ आगे आने वाले समय काम करेगा। और प्रकृति के प्रति केवल मनुष्य ने, उन्होंने कुत्ता का एग्जाम्पल दिया कि न्यूज बनता है, कुत्ता आदमी को काट लिया तो न्यूज नहीं, आदमी कुत्ता काटेगा तो न्यूज हो गया। अप्राकृतिक, तो प्राकृतिक बना जाए, प्रकृति के साथ जिया जाए। तो उन्होंने जागरूक नागरिक निर्माण हेतु प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को अनिवार्य बताया। हम मनुष्य के साथ साथ इस प्रकृति के भी एक जीव हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो वो सब कुछ हमारा ही है। जल ही जीवन है, ये नारा नहीं है, ये सत्य है, शाश्वत है। तो हमें बचाना होगा। तो उन्होंने तीसरा ये बहुत अच्छी बात कही। साथियों, पंच परिवर्तन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा आर्थिक मुद्दा बताऊंगा, समाप्त करूंगा। थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा। ये तीसरा है। और चौथा क्या कहा, जो हमने अभी कहा आपसे, मैंने नोट किया उनकी 5 बात। स्वदेशी जीवन शैली जो आज बहुत जरूरी है, खास करके ट्रंप के उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन सीधे इस देश के संघ प्रमुख ने अपने भारतीयता के व्यवहार के अनुसार दुनिया के उन देशों को चेतावनी दी जो देश हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। व्यापार के विरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि सहचर से व्यापार होता है। तो स्वदेशी जीवन शैली चौथा पंच परिवर्तन है। यानी परंपरागत भारतीय जीवन शैली, जो इसके बारे में बात कर रहे थे, परंपरागत हो, हस्तकला और स्थानीय उत्पादों का हम इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन करें। और इसीलिए उन्होंने कहा स्वभाषा स्वभूषा, समय आने पर धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले। स्वभाषा स्वभूषा, भजन गाएं, अपने अपने भजन, उसमें तुलसी, मीरा, सूर सब याद आएंगे। और भोजन अपना करें। पिज्जा खाने को मना नहीं किया, लेकिन रोज पिज्जा खाने को मना किया है। अपने घर का सुस्वाद भोजन करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से मिलकर भोजन करें, अच्छा भोजन करें। तो भाषा भूषा भजन भोजन, और कहा भवन, घर बनाए तो अपने भारतीय परंपरा अनुसार, जहाँ पूजा घर हो, जहाँ खाने का कोण, खाने की दिशा सही हो, जहाँ खाना बनना है, कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बनना है, कैसे सोना, कैसे रहना, क्या परिवेश हो, तो वो भवन ऐसा होना चाहिए भारतीय परंपरा के अनुसार, देखा देखी पाश्चात्य नहीं। और सबसे बड़ा बात है जिसमें अर्थव्यवस्था भी है, भ्रमण। भ्रमण, अगर उन्होंने कहा कि अगर विदेश जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने देश के कुंभलगढ़ भी जाइए। यानी हम कह सकते हैं कि आप काशी भी आइए, विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए, गंगा के लहरों, माँ के गोद में दुलार पाइए, घाटों घूमिए, मिर्जापुर जाइए, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कीजिए, गोरखपुर जाइए, योगी के उस गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए, प्रयागराज जाइए, संगम में स्नान कीजिए, और ऐतिहासिक काकोरी जाइए, ऐतिहासिकता को देखिए, है ना। पुणे जाइए, गांधी के संग्रहालय को देखिए, पूना पैक्ट जहां हुआ था उसको समझिए। तो आप
भ्रमण जो कीजिए वो भी स्वदेशी हो, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये भावना है। इससे आर्थिक संप्रभुता और सांस्कृतिक गौरव की सिद्धि होती है। ये मैं अपने तरफ से सब बातें बोल रहा हूं, उनके श्रवण उनका किया, बातें अपना बोल रहा हूं। ये उन्होंने चौथा साथियों पंच परिवर्तन का लक्ष्य दिया। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा? लोक कर्तव्य बोध। लोक कर्तव्य यानी हम संविधान के विरोध में काम न करें, अनुशासन में रहें, नियम कानून न तोड़ें। ये सभी के लिए आह्वान है। संविधान सम्मत बात करना, नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य तो हमारा अच्छा ही होना चाहिए ना। चोरी चमारी, लूट खसोड़, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नोएडा का जो कांड हुआ, आज भी उस महिला को जलाया गया 32 लाख रुपए के लिए। बेटियां अब अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गई हैं। बच्चे चाकू भोग रहे हैं, शिक्षक को मार रहा है। आज भी इस दुनिया में हो रहा है। तो हमारा कर्तव्य है हम अपने चरित्र को तो बदले कुटुंब प्रबोधनी से, लेकिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए। हम नियम कानून न तोड़ें, सरकार को टैक्स जरूर दें, नैतिक आचरण करें और विधिक चेतना का हमारे अंदर विकास हो। यानी जो पंच परिवर्तन का आखिरी है, इस सरकार के कानून के तहत, संविधान के तहत जिम्मेदार और जागरूक समाज निर्माण की दिशा में हमें रहना ही है। अब बताइए, ये बातें जो 5 बातें हैं, ये सामान्य बातें हैं लेकिन गूढ़ है। छोटी छोटी बातों पर हम धैर्य खो दे रहे हैं। हम कई बात इस पर बोल चुके हैं। उस धैर्य से हत्याएं हो जा रही हैं, उस धैर्य से बच्चे हिंसक हो जा रहे हैं। धैर्य का धारण करना इस देश के लिए अनिवार्य हो गया है। दुनिया हमारे इस धैर्य को तोड़ना चाहती है और संघ प्रमुख के बयान भाषण से लग रहा है कि हमारी परंपरा है कि हम धैर्य वाले देश हैं, हमें इसे जोड़ना है। 5 बात उन्होंने साथियों कही और मैंने सोचा कि इस 5 बातों को कैसे हम इंप्लीमेंट करें, इस पर उन्होंने कहा। और कहा कि आने वाले समय में यह बात चलेगी और 1 लाख शाखाओं के संचालन, प्रत्येक ब्लॉक स्तर तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना, हर बस्ती हर घर पहुंचकर हम संपर्क के माध्यम से परिवारों में संवाद करके और हिंदू जनमानस को, फिर कहता हूं कि संघ प्रमुख ने बार बार कहा कि हिंदू सर्वसमावेशी है, धर्म नहीं है, उसका हम माहौल बनाएं। साथियों, इसीलिए संघ के जितने कार्यक्रम आने वाले समय में होगा वो आने वाले और 100 वर्षों का एक प्रावधान है। विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है तो ये आर्थिक शब्द है, लेकिन अगर राष्ट्र गौरव की बात है, सतत भारत विकास की बात है, तो वो हमारे संघ प्रमुख के दोनों को जोड़कर हमें इस राष्ट्र के निर्माण में जुटना चाहिए, ऐसा उनका आह्वान है। और मुझे भी लगता है ये सार्थक आह्वान है जिसमें नैतिकता का विकास, सांस्कृतिक गर्व, अनुशासन और सेवा भावना सब में आनी चाहिए। आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था, क्लास में एक शिक्षक छुट्टी पर थे, बच्चों का क्लास नई शिक्षा नीति के तहत खाली जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अपना नैतिक जिम्मेदारी समझा। बच्चे अच्छे थे, उसमें लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, हमारे को एजुकेशन डीएवी पीजी कॉलेज में। मैंने उनको यही सब बातें इंडियन इकोनॉमिक्स के विषय के रूप में जोड़ा और बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना। ये स्वतः है, किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी, ये तो होना ही चाहिए, उत्तरदायित्व तो है आप में, क्योंकि आप शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं से नैतिक विकास, सांस्कृतिक गर्व और अनुशासन की भावना, सेवा की भावना, ये प्रशिक्षण है। संघ का ये कहना है कि आने वाले समय में वो वही करेंगे और उसके अपेक्षित परिणाम आएंगे। पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का पुनर्संबंधन होगा, जातीय एवं धार्मिक भेद मिटेंगे, सारे लोग एक होंगे, पर्यावरण की चेतना जगेगी, हम इकोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे,
ट्रंप के दबाव के नीति से बाहर निकलेंगे, स्थानीय उद्यम, स्वदेशी वस्त्र, आहार, व्यवहार, भ्रमण, शिल्प, सब कुछ हम लोग स्वदेशी करेंगे। इस देश का धन इसी देश में रखेंगे और हम सहभागिता, नागरिक सहभागिता का रोल में हम जरूर कानून का आदर करेंगे, अवश्य मतदान करेंगे और अवश्य हम सामाजिक सेवा में जागरूकता लाएंगे। निष्कर्ष के रूप में उनका यह कहना था इस पंच प्रवर्तन में साथियों कि 101वां वर्ष जब चल रहा है तो संघ कह रहा है, प्रमुख कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने स्थापित किया, बहुत कुछ किया, हर पीढ़ी बदलती है, नई पीढ़ी को यह संदेश देना है कि पंच परिवर्तन के माध्यम से विचार और व्यवहार, जो मैं कह रहा हूं फेसबुक लाइव, क्या यही मेरा जीवन है कि नहीं। मेरे कहने, संघ प्रमुख स्वयं कहता है कि मेरे कहने से मत मानिए, मेरा परिचय अगर किसी ने दिया तो उसको मत मानिए, मेरे साथ रहिए, क्या वो परिचय उसके अनुकूल है कि नहीं तब मुझे मानिए। ये मैं भी कहता हूं, मुझे मत मानिए, ये फेसबुक लाइव है, हो सकता है कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूं, हो सकता है, लेकिन आप शुरू तो कुछ कीजिए कि 101वें वर्ष में पंच परिवर्तन के माध्यम से विचार और व्यवहार, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं, वो व्यवहार में है कि नहीं। दोनों स्तरों पर समाज के निर्माण की ठोस रणनीति संघ तैयार कर रही है। परिवार से लेकर पर्यावरण, समाज से लेकर राष्ट्र तक, और यह मिशन भविष्य के भारत, उसकी दिशा तय करेगी। विश्व गुरु शब्द केवल कहने के लिए नहीं है, दिशा निर्देश के लिए, दुनिया के लिए। और यह वैचारिक गहराई साथियों जन संघर्ष की ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप होगा, जो न केवल संगठनात्मक निरंतरता का संकेत है। 100 वर्ष का संघ, आने वाले 100 वर्ष के प्लान कौन करता है? केवल संगठनात्मक निरंतरता का संकेत है ये, बल्कि इसके साथ साथ साथियों यह सांस्कृतिक आत्मचिंतन का भी संदेश। हम चिंतित आत्मिक आपसे पूछें कि क्या कोई बात गलत कह रहे थे क्या, उसको अस्वीकार कीजिए। इसीलिए पंच परिवर्तन के जो 5 स्तंभ है, जो आज जो उनको भाषण से मैंने लिया है, मैं इस पर आपके सामने आया हूं कि 100 वर्ष का इतिहास तो हो गया, लेकिन अब आने वाले 100 वर्षों में आपको कैसा भारत बनाना है। नैतिक प्रधान वाला भारत कि मन विखंडित भारत, इसकी प्रासंगिकता को आप बुनिए गुनिए। और परिवार के सांस्कृतिक पुनर्जीवन के बारे में सोचिए। परिवार लुप्त हो रहे हैं, संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, सहिष्णुता लुप्त हो रही है, मूल्य निष्ठा की कमी हो रही है, शहरीकरण, उपभोक्तावाद और पश्चिम जीवन शैली हावी हो रही है। कैसे बचेगा? प्रासंगिकता है कि नहीं? आज जो न्यूक्लियर फैमिली है, उस युग में बच्चों का मूल्य बोध कहां है? बुजुर्ग क्या सम्मान पा रहे हैं? क्या सामूहिक उत्तरदायित्व बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या वृद्धावस्था या वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? किशोरों की मानसिक तनाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? यह विघटन का दुष्परिणाम है। तो प्रासंगिकता है कि नहीं? उनके कहने पर नहीं, स्वयं विचार कीजिए साथियों। इसलिए यह जो कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम है, यह संस्कार युक्त नागरिकता निर्माण बनाना होगा। और यह खेद के साथ है कि संघ प्रमुख को यह बोलना पड़ रहा है भारत जैसे देश में, जिसका एक बहुत बड़ा प्राचीन सांस्कृतिक आधार है। इसलिए साथियों जो 5 चीजें हैं कि अगर आज भी दलितों पर अत्याचार हुआ, आज भी हम छुआछूत को मान रहे हैं, आज भी हम बहुओं को दहेज के लिए जला रहे हैं, आज भी हम धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है, ये समरसता का पाठ नहीं है। इस बात को मानिए। और अगर हम वृक्षो रक्षति रक्षिता इस सूत्र को नहीं समझ रहे हैं, वृक्ष को कैसे हम काट सकते हैं? ये तो हमारी वैदिक परंपरा है, वृक्षो रक्षति रक्षिता। तो इसका मतलब पर्यावरण के प्रति भी हम संवेदनहीन हो रहे हैं।
मकान बनवाना है, पेड़ आ रहा है काट दे रहे हैं, सड़क बनवाने हैं, पेड़ आ रहा है उजाड़ दे रहे हैं। प्राचीन प्राचीन पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूरे परिसर में 70,000 पेड़ों के सहित दान लिया था और उसके प्रोटेक्शन की संकल्पबद्धता दोहराई थी। लेकिन आने वाले समय में दुर्भाग्य है, देखिए उस पर केस चल रहा है, कोर्ट ने कहा है कि जो पेड़ों की कटाई की है उसे हर्जाना वसूला जाए। हम कहाँ हैं, किस सूत्र को मान रहे हैं साथियों? इसलिए वृक्षो रक्षति रक्षिता, तो इसलिए पर्यावरण के संरक्षण की बात भी कही। मां गंगा में सीवर कौन डाल सकता है? हमारे मामा जी प्रातः स्मृति शेष प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र ने जीवन भर संघर्ष किया गंगा को नॉट ए सिंगल सीवर ड्रॉप ऑफ सीवर इन मां गंगा। वो साइंटिस्ट भी थे, धार्मिक भी थे, महंत भी थे, उनको चेतना भी थी, वो गंगा को उस प्रदूषण से मुक्त का अभियान छेड़े हुए थे। सरकारें ने उसे टकराव किया, चले गए। लेकिन मां गंगा में हम मैला करें तो कौन कर सकता है भारत जैसे देश में? इसलिए गंगा यमुना ये नदियां हमारी माता हैं, केवल रिवर नहीं है। कुंभ में हमने दिखाया है, तो इसलिए भारतीय परंपरा का योगदान है, ये संघ प्रमुख कह रहे हैं। इसका समाधान खोजिए, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल भारत को देना है। और स्वदेशी ट्रंप के व्यवहार के बाद अब तो उसमें जरूर सभ्यता के संरक्षण की बात कीजिए। वैश्वीकरण के दबाव में हम ना आए। स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्पों का पतन जो औपनिवेशिक काल में हुआ है, अब ऐसा ना हो। भारत के आयात की निर्भरता घटे। हम ट्रंप के 50% जो आज से शुरू हो रहा है उसके दबाव में कदापि ना है। यह भी संघ प्रमुख का इशारा था आज। इसलिए समाधान यही था, भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण, यानी सब स्वदेशी शैली की वकालत, उसका पुनरुत्थान, खादी, आयुर्वेद, पारंपरिक आहार, योग, हस्तशिल्प। इसलिए वोकल फॉर लोकल जो शब्द है ना, वो आज के संघ प्रमुख के बयान से स्पष्ट होता है कि हम अपने भाषा के प्रति वोकल हों, अपने घर का सदा गुणगान करें, अपनी वेशभूषा को उत्तम माने, अपने देश के कोने कोने में घूमने के स्थान को सर्वश्रेष्ठ कहें, अपने भजन को सूर मीरा तुलसी के गाए हुए उस छंदों को गाएं। यह समाधान है। ये सारी बातें आज हमें छू गई और हम इसको व्यवहार के रूप में मानते भी हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर कुछ बातें किया जाए कि जो 5 गुणीय चरित्र का निर्माण है साथियों राष्ट्र की रक्षा हेतु, वो क्या है? इस पूरे को मैं सार बोल के खत्म करूंगा। वो क्या है? श्री लिखा जाता है श्री अनूप कुमार मिश्रा, श्री राकेश पांडे, श्री राकेश राम, श्री प्रवाल पाल, श्री जवाहर यादव। श्री क्यों लगाते हैं भारत में? मिस्टर नहीं, हमारे यहाँ श्री है। वो शालीनता है, शालीनता को दिखाता है। तो ये 5 जो मूल्य है वो श्री है। हमारा श्री हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। शक्ति, साहस होना चाहिए, अंदर आत्म साहस, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ये होना चाहिए, विवेक, अनुशासन होना चाहिए, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना, और निष्ठा, दृढ़ता होनी चाहिए। निष्ठा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और पर्यावरण के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए आज का जो भाषण हमने सुना उसमें हमको लगा कि संघ का प्रयास है कि प्रत्येक स्वयंसेवक में यह 5 गुण विकसित होना ही चाहिए। और विकसित होते होंगे, जो शाखा वगैरह में नियमित जाते होंगे उनके अंदर निश्चित जो पाए, उन्होंने कहा कि ये होना ही चाहिए, हमें देख के लोग हमारे पास आएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने कहा। इसलिए संघ 100 वर्षों का इतिहास, सशक्त, संगठित और राष्ट्र की नींव रखने वाला इतिहास है। क्योंकि कमजोर इच्छा शक्ति वाले, इससे इतर इच्छा शक्ति वाले स्वार्थी हो सकते हैं,
और वो किसी के हाथ में अपने राष्ट्र को भी गिरवी रख सकते हैं। ऋग्वेद तो गाता है साथियों, संघ प्रमुख जो कहा तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ऋग्वेद का सूत्र, हमने कल भी कहा था कि संघ का पूरा सूत्र वैदिक काल के गौरव से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद कहता है कि वह भूमि जहां सब पुरुष विजय के गीत गाते हैं, जहां वीर योद्धा युद्ध करते हैं, जहां तपस्वी तप करते हैं और जहां संत ध्यान करते हैं, वही हमारी मातृभूमि है भारत। ऐसे भूमि में कभी किसी प्रकार का शोषण या स्त्रियों का, नारियों का वस्तुकरण नहीं होना चाहिए, वेद ने कहा है। इसीलिए जो प्रार्थना है ना, मैं कह के समाप्त कर रहा हूं, मैं भाव में बोलता जाता हूं लेकिन समाप्त कर रहा हूं, जो प्रार्थना है संघ का अद्भुत है। हमने कल उसका जिक्र किया था। 1939 के बाद ये संस्कृत संघ की प्रार्थना हो गई। गलत पूरा हो जाएगा कि पूरा बोलने का हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी क्या है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिम नाहम यशो यत्र धातुम यदा यत्र दिष्टाम कर्म यशो नमस्ते नमस्ते सदा कर्म योगे। इससे शुरुआत होता है और 4 स्टेंजा बहुत अच्छा है और अंत में भारत माता की जय कहा जाता है। इस पूरे प्रार्थना को आप पढ़िए, भाई साहब ने इसका एनालिसिस किया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कभी डिटेल में पढ़ूंगा, बताऊंगा, आजकल लिख रहा हूँ। तो पूरे के पूरे प्रार्थना में संघ के नैतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय आदर्शों का आधारशिला दिखाई पड़ता है, जो आज भी परिलक्षित हो रहा है भाषण में। और पूरे प्रार्थना का हमने जो देखा, हमने जो पढ़ा, हमने जो अध्ययन किया, 4 प्रमुख भावनात्मक दार्शनिक विशेषता है साथियों। मैं यही बात कह के समाप्त करूंगा। वह है लक्ष्य सिद्धि मार्ग, यानी राष्ट्र जागरण की ओर ले जाने वाला आदर्श पथ है संघ की प्रार्थना में। गुणवत्ता यानी गुण संपन्नता, उस पथ को प्राप्त करने होती हमारे अंदर आवश्यक चारित्रिक गुण हो। संकल्प, संघ की आत्मिक व बौद्धिक प्रतिबद्धता, इसी प्रतिबद्धता को आज संघ प्रमुख ने आज के भाषण में दोहराया है। और धर्मनिष्ठ अनुशासन में निहित आध्यात्मिक उत्कंठा, जो प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन में सन्निहित होना चाहिए, यही संघ प्रमुख कह रहे थे आज। आसान नहीं है। कभी मराठी क्षेत्रीय भाषा में ये प्रार्थना था, बाद में संस्कृत में स्वीकारा, और उसी से वसुधैव कुटुंबकम का एक तथ्य, वैश्विक सूत्र आया। सारी पृथ्वी एक परिवार का सूत्र आया। इसलिए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस पंक्ति का अर्थ बहुत गौरवमय है। हे सदा वत्सले मातृभूमि, यानी भारत भूमि को मां कहा है। क्या आदर है, क्या भाव है, उसको नमन करने का प्रार्थना है। और कहा जाता है कि हे मां, तू वही भूमि है जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। मां का अत्याचार हम कर रहे हैं, गंगा को प्रदूषित हम कर रहे हैं, पृथ्वी को का दोहन हम कर रहे हैं, लेकिन वो मां, प्रार्थना में कहा जाता है कि तू वही भूमि है मां जो अपने बच्चों से, यानी हमारे जैसे नालायक बच्चों से भी निस्वार्थ प्यार करती है। इसलिए मैं स्वयं को पूरी तरह से तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। ये एक बालक अपने मां से कह रहा है। और इस दृष्टिकोण में साथियों, मातृभूमि स्वयं पृथ्वी है और पृथ्वी ही दिव्य जननी है। इसलिए ऋग्वेद में पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा गया। आकाश माने स्वर्ग, हम लोग उसको कहते हैं। इसलिए संघ की प्रार्थना इसी वैदिक सभ्यता संस्कार के साथ स्वयं को जोड़ पाती है साथियों। लेकिन हम जानते हैं कि संघ का जो प्रार्थना में मातृभूमि है वो क्या है, वो भारत भूमि है। इसलिए आज संघ प्रमुख ने भारत के विस्तार का भी दर्शन दिया कि हम आसपास अपने तरह के देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शुरुआत करें। इशारा कर दिया, बृहद भारत का इशारा कर दिया। यानी भारत में जन्म लेने वाला, यानी भारत में जन्म हर व्यक्ति हिंदू है, इसकी सिद्धि करते हैं संघ प्रमुख आज। ये बहुत बड़ी बात है। संकीर्ण मानसिकता के साथ नहीं रहना है। जो भारत में जन्म लिया, वो भारत में जन्म लेने वाला, आज बहुत सारे लोग बाहर भी हैं,
इसीलिए इसका विस्तार की बात उन्होंने कहा। इसीलिए इसके विस्तार की बात कही। साथियों, ये बातें ज़्यादा समय हो गया है, फिर कभी कुछ बोलूंगा, लेकिन एक जो सेकंड छंद है संघ का, वो क्या है? वो था कि हे सर्वशक्तिमान, यानी आवाहन होता है, हम हिंदू राष्ट्र के पुत्र पूर्ण भक्ति के साथ तेरह चरणों में समर्पित हैं। वो दूसरे वाले पंक्ति का एक तरह से भाव है जो हम आपको प्रोनाउंस नहीं करूंगा, शायद गलती हो जाए, लेकिन भाव यही है कि कहीं ना कहीं से संघ के प्रार्थना में भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि है, पाश्चात्य कहीं नहीं झलकता है। पूंजीवाद या समाजवाद नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक कर्तव्य की बात और नैतिक आशा पर आधारित ये पूरा का पूरा प्रार्थना है, जिसको हर संघ के लोग शाखा में गाते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। और ये बातें संघ प्रमुख लगातार कर रहे हैं। यह दिव्य कार्य, उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण दिव्य कार्य है, जिसमें सृजन, पालन, संरक्षण और धर्म की स्थापना करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। त्याग और अनुशासन, यह संघ का दृष्टिकोण है, जिसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वैराग्य, क्षमा, दया, करुणा, नैतिक भावना, सहानुभूति, सामूहिक हित में समर्पण, शुचिता के प्रति प्रतिबद्धता, अहिंसा और पर्यावरण की चेतना और जीवन के प्रति श्रद्धा। ये जीवन के प्रति भी श्रद्धा रखिए, ये जीवन आपका है साथियों। और इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार शब्द की अवधारणा जब हम लोग सुनते हैं, आज ये बच्चों को ब्लैक मनी और डिमोनेटाइजेशन पढ़ाना पड़ा, आज हमको याद आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार की कल्पना ही हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए थी। ये दुराचार है, ये नैतिक पतन है। कुशासन, नैतिक संवेदनहीनता, लोभ और संचय की प्रवृत्ति, निराशावाद, भौतिक अहंकार, अन्याय, राष्ट्र के प्रति उपेक्षा, भूमि के प्रति तिरस्कार, समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति नकारात्मकता, यह हमारा जो है जल्दी खत्म करना हो, बस अब नहीं बोल पाऊंगा। तो ये नकारात्मकता हमें छोड़नी होगी। और इसी से नारी का अपमान होता है, माता पिता के प्रति अनादर होता है, श्रमहीन संपत्ति का अर्जन होता है, अभिजात्य वर्ग पैदा होता है, सज्जनों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती है, राष्ट्र के प्रति उदासीनता होती है और मातृभूमि की पवित्रता के प्रति लापरवाही का जन्म होता है। यही सब संवेदनहीनता है। इसीलिए संघ का जो प्रार्थना है वो परम शक्ति की साधना है। हम समस्त राष्ट्र को परम शक्ति की ओर ले जाएं, ऐसा उसका सोच है। राष्ट्र को चरम उत्कर्ष तक ले जाएं, विकसित भारत नहीं, चरम उत्कर्ष तक ले जाए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कभी एनालिसिस करते थे और नैतिकता पर बल देते थे साथियों। इसीलिए आज चलते चलते मैं यही बोलूँगा कि आज का जो भाषण था वो सही मायने में चारित्रिक गुणों को बढ़ाने वाला था, आवाहन करने वाला था, पंचसूत्र को प्रमोट करने वाला था। राष्ट्र शक्ति केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म शक्ति को संकलित करने वाला था और भारतीय चिंतन में एक अलौकिक अनुशासन कैसे बढ़े इस पर बात करने वाला था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि संबंधों का जुड़ाव, व्यक्तिगत संबंध कैसे बड़ा हो, सामाजिक संरचना कैसे संगठित हो और कानून और प्रशासनिक प्रणाली पर विश्वास कैसे करें, इसकी बात भी संघ प्रमुख ने कहा। इसीलिए हम धर्म को रिलीजन ना माने, हम धर्म को ड्यूटी माने, जिसमें त्याग भी है, परिश्रम भी है। इसलिए धर्म की रक्षा हो, शिक्षा का संरक्षण हो, समाज का आत्मबल जागृत हो, अनुशासन का सामूहिक भाव विकसित हो और नेतृत्व सेवा की भावना से प्रेरित हो। यह सारी बातें संघ प्रमुख ने एक आह्वान के रूप में कहा। हम उसका एनालिसिस कर रहे थे थोड़े शब्दों में, आप सुने, मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी हैं, स्वरूपमा त्रिपाठी जी हैं, दीपक मिश्रा जी हैं, सब जुड़ते हैं हमसे, अच्छा लगता है। लेकिन जो एक बड़ा व्यक्ति बोलता है
तो छोटे व्यक्ति को सुनना चाहिए, और छोटे व्यक्ति को सुन के उसका मंथन करके उसके वो भी भाव को निकालना चाहिए। ये भाव एक प्रकाशित हो, एक बड़े प्रकाश पुंज में पूरे देश में फैले। ये हमारा और आप दोनों का कर्तव्य है। धन्यवाद।